आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे सूचना के अधिकार। इस पर यह चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाया जाना चाहिए या नहीं। कल मैंने इस टॉपिक पर चर्चा किया था कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाया जाना चाहिए या नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्या पॉलिटिकल जो पार्टी है उन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन लाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसको लेकर दो मत हैं, हमेशा दो मत हैं। यदि ये कहा जाए, एक वर्ग ये कहता है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। हमेशा इनका यह कहना है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। देखो आप, एक वर्ग का यह मत है और दूसरे का यह मत है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाया जाना चाहिए। दोनों के अपने अलग अलग मत हैं। एक वर्ग यह कहता है, या पॉलिटिकल पार्टी का मानना है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। इनका तर्क क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। इनका तर्क क्या था? तर्क यह है कि राजनीतिक दलों में पारदर्शिता पहले से ही सुनिश्चित है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बारे में सूचना चुनाव आयोग और आयकर विभाग से प्राप्त की जा सकती है। पूरी बात ध्यान देना। पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। क्यों? इनका तर्क क्या है? इनका यह तर्क है कि राजनीतिक दलों की पारदर्शिता पहले से सुनिश्चित है। हमेशा इनका यह तर्क है कि राजनीतिक दलों की पारदर्शिता पहले से ही सुनिश्चित है। दलों के संबंध में सूचना चुनाव आयोग एवं आयकर विभाग से प्राप्त की जा सकती है। इसमें डिबेट चल रहा है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाया जाए कि न लाया जाए। राजनीतिक दलों ने क्या कहा, पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि राजनीतिक दलों की पारदर्शिता पहले से सुनिश्चित है। किस आधार पर? क्योंकि दलों के संबंध में सूचना चुनाव आयोग की बात करें और आयकर विभाग से प्राप्त की जा सकती है। यदि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सूचना चुनाव आयोग से प्राप्त हो जा रहा है तो आरटीआई के अधीन लाने की
कोई आवश्यकता नहीं है। ये इनका तर्क है। ये इनका जो दूसरा तर्क ये कि जो राजनीतिक दल है का गठन स्वायत्त एवं गैर सरकारी निकाय के रूप में किया गया है। नंबर 2 देखो आप, इनका दूसरा तर्क क्या है कि राजनीतिक दलों का गठन स्वायत्त एवं गैर सरकारी निकाय के रूप में किया गया है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आरटीआई जो है सरकारी संगठनों पर लागू होता है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वे सभी संस्थाएं आरटीआई के अधीन आती हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है इनका गठन सरकारी अधिनियम के तहत नहीं हुआ। ये एक स्वायत्त है और गैर सरकारी निकाय के रूप में कार्य करती हैं। ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि ये एक तरह से देखा जाए गैर सरकारी निकाय के रूप में काम करती हैं। ये यदि गैर सरकारी निकाय हैं तो इन्हें आरटीआई के अधीन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमेशा, क्योंकि आरटीआई के अधीन सरकारी संगठन आते हैं। तीसरा यह कहा जाता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण आरटीआई का दुरुपयोग राजनीतिक दलों के विरुद्ध किए जाने की संभावना है। तीसरा जो तर्क दिया जाता है, तर्क राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण आरटीआई का दुरुपयोग राजनीतिक दलों के विरुद्ध किया जा सकता है। तर्क यह दिया जाता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जबरदस्त कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन। अक्सर देखा होगा राजनीतिक दल येन केन प्रकारेण चुनाव को जीतने की कोशिश करती हैं। इसीलिए यदि आप या पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अधीन लाया गया तो होगा क्या, आरटीआई का दुरुपयोग शुरू हो जाएगा राजनीतिक दलों के विरुद्ध। और जब राजनीतिक दलों के बीच दुरुपयोग शुरू हो जाएगा तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए तर्क दिया जाता है कि इन्हें आरटीआई के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। अगला तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक दलों का मानना है कि उनका गठन न तो संविधान और न तो किसी कानून के द्वारा हुआ है, न तो संविधान और न तो किसी कानून के द्वारा हुआ है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। नंबर 4, इनका तर्क यही है कि राजनीतिक दलों का गठन न तो संविधान के तहत हुआ है और न तो किसी कानून द्वारा हुआ है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी, उनका अगला तर्क क्या है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका गठन न तो संविधान के तहत हुआ है और न तो किसी कानून द्वारा हुआ है। बेशक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, किंतु इस अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, इस अधिनियम के तहत गठन नहीं होता। इसलिए इनका तर्क यही है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। लेकिन दूसरे वर्ग का यह मानना है कि इन्हें आरटीआई के अधीन लाया जाना चाहिए। इनका तर्क क्या है? यह कहा जाता है, तर्क यह दिया जाता है कि विपक्ष लाया जाना चाहिए। क्यों लाया जाना चाहिए? हम ये बात करें, क्यों लाया जाना चाहिए? इनका कहना क्या है? जो राजनीतिक दल हैं उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसी आधार पर दल बदल कानून लागू होता है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसी आधार पर दल बदल कानून लागू होता है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। एक वर्ग ये मानता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें आरटीआई के अधीन लाया जाना चाहिए। उनका तर्क क्या है? तर्क यह है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और इसी आधार पर दल बदल कानून लागू होता है। 52 में 52 संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लाया गया। संविधान संशोधन द्वारा और यदि संविधान संशोधन की बात की जाए तो स्वाभाविक है, एक तरह से राजनीतिक दलों को क्या है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। दूसरा तर्क यह है कि राजनीतिक दल एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में इनकी चर्चा की गई है। देखो आप, नंबर 2 की बात करें हम लोग, यह कहा जाता है कि हमेशा राजनीतिक दल एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की गई है। जो लोग ये मानते हैं कि वैधानिक निकाय है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसकी चर्चा की गई है, उनका यह मानना है कि इससे क्या होना चाहिए, आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दल सरकार का गठन करती है और कार्यपालिका में इसका विशेष हस्तक्षेप होता है। यदि पॉलिटिकल पार्टी सरकार का गठन करती है और कार्यपालिका में इसका हस्तक्षेप होता है तो फिर इसे
आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। इनका देखो तर्क क्या है। इनका तर्क ये है, राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका में हस्तक्षेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जब बीजेपी चुनाव जीत गई तो बीजेपी सरकार का गठन करेगी और सरकार क्या करेगी, बीजेपी की नीतियों को मूर्त रूप देने की कोशिश करेगी। कार्यपालिका क्या करेगी, राजनीतिक दल की जो इच्छा है, जो पॉलिसी है, उसे मूर्त रूप देने की लगातार कोशिश करेगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगला ये कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा अनेक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसे ध्यान सुनो, यदि पॉलिटिकल पार्टी कार्यपालिका में हस्तक्षेप करती है हमेशा, तो इस राजनीतिक दल को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए कि किस अनुपात में इसने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करने का उद्देश्य क्या है और नीतियों को किस अनुपात में पॉलिटिकल पार्टी प्रभावित करती हैं। यदि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया गया तो स्वाभाविक है कार्यपालिका जो पॉलिसी बनाएगी उसमें निष्पक्षता होगी, या यह कहा जाए कि राजनीतिक दलों का कार्यपालिका में हस्तक्षेप रुकेगा। यदि हस्तक्षेप हुआ भी तो राजनीतिक दल के इरादे यदि गलत है तो उसका खुलासा भी होगा, यह कहा जाता है। अगला देखो आप, यह कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा मतलब कई बार सरकार क्या होती है, राजनीतिक दलों को सपोर्ट करती है। यदि सरकार राजनीतिक दलों को सपोर्ट करे तो स्वाभाविक है सपोर्ट करती है, वित्तीय सहायता भी देती है। यदि राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता सरकार देती है तो उस पैसे का उपयोग कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। कई बार क्या होता है, राजनीतिक दल चंदा लेते हैं, चंदा का स्रोत ब्लैक मनी है और क्या है यह पता चलना चाहिए आम जनता को, ताकि चुनाव में ब्लैक मनी का प्रयोग रुक सके हमेशा। और यह कहा जाता है कि अगला पॉइंट, शासन में यदि पारदर्शिता लानी है तो फिर राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। शासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। पूरी बात ध्यान सुनो इस बात को। इस प्रकार एक वर्ग यह कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, हरी बात है, लेकिन दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं, उसे आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया जाए। दोनों के अपने अपने तर्क है। जो लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए, उनका तर्क यह है कि पॉलिटिकल पार्टी एक सांविधिक निकाय है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसकी चर्चा की गई है, इन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है, राजनीतिक दलों का कार्यपालिका में हस्तक्षेप होता है। और यदि आप प्रशासन में, शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाओ।
कहा जाता है कि आरटीआई के दायरे में लाना ही होगा पॉलिटिकल पार्टी को। ये तर्क, प्रश्न यही है कि लाया जाए कि न लाया जाए। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए या न लाया जाए, यह प्रश्न उठा। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को, यदि हम निष्कर्ष की बात करें, यह कहा जाए, मान लिया जाए कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए हमेशा। कारण यह कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन डोर है। यह जीवन डोर है, हमेशा लोकतंत्र को ऑपरेट करते हैं। पहली चीज, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन, जैसे पतंग की जीवन डोर होती है, मांझा, वही वाला पॉलिटिकल पार्टी है। यदि आप चाहते हो कि हमारा तंत्र निष्पक्ष हो, हमारा तंत्र पारदर्शी हो, और इस लोकतंत्र का जीवन डोर कौन है? राजनीतिक दल। और जब तक राजनीतिक दल में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक लोकतंत्र में भी पारदर्शिता नहीं आएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। यह कहा जाता है कि चुनाव के समय काले धन का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। नंबर 2, काले धन का प्रयोग रोकने के लिए राजनीतिक दल को आरटीआई के दायरे में हमेशा ध्यान दो इस बात को। अक्सर देखा पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर करती हैं। ब्लैक मनी का प्रयोग, यदि चुनाव में ब्लैक मनी के प्रयोग को रोकना है और चुनाव को निष्पक्ष बनाना है, तो ब्लैक मनी का दुरुपयोग रोकना होगा चुनाव में। और यह तभी संभव है जब राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए कि राजनीतिक दल किस रूप में धन का उपयोग करती हैं। और यह कहा जाता है कि धन का स्रोत क्या है, यह बताना होगा। ब्लैक मनी को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, चुनाव में काले धन का उपयोग रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि राजनीतिक दल यदि एक पैसा भी खर्च करता है तो उसे सूचना मांगी जाए कि पैसा कहां कहां खर्च किया आपने, इसका स्रोत क्या है, स्रोत बताना होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक चुनाव हमारा निष्पक्ष नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं चुनाव हमारा निष्पक्ष हो तो राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाना होगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम तीसरी चीज बात करते हैं, जब तक राजनीतिक दल निष्पक्ष नहीं होगा तब तक सरकार के नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं होगा। राजनीतिक दलों का शासन पे प्रभाव अवश्य पड़ता है, बल्कि यह कहा जाए प्रशासन और शासन दोनों कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के हितों से प्रेरित होते हैं। हमेशा याद इस बात को। नौकरशाही का राजनीतिकरण भी होता है। नंबर 3, हमेशा नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन
एवं निष्पक्ष नीति के लिए राजनीतिक दलों का आरटीआई के दायरे में होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए कि ना लाया जाए, या चर्चा की बात करें, तो पक्ष और विपक्ष हम दोनों की बात करेंगे। पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है और विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, हम दोनों की बात करेंगे। क्लियर? ये देखो, इसलिए अंततः हमारा ये तर्क है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। अब सोचो जरा, सिंपल चीज हम बात करें, प्रश्न ये है, आरटीआई की प्रक्रिया क्या है? क्या प्रक्रिया है आरटीआई के तहत? प्रक्रिया और निर्धारित अवधि क्या है? के तहत प्रक्रिया एवं निर्धारित अवधि की बात करेंगे। आप जब सूचना मांगोगे, आप यदि प्रश्न ये नहीं पूछेगा यूपीएससी, ये भूल जाओ आप, आपसे ये नहीं पूछेगा प्रक्रिया बताओ आप, फिर भी रूल ये है हमेशा कि जब सूचना के लिए जो आवेदक है, आवेदक यदि आरटीआई के लिए आवेदक अपील करता है तो 30 दिन के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर, तथा जीवन से जुड़ी कोई सूचना है तो 48 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। अब सूचना कौन देगा? हमेशा ये कहा जाता है आवेदक द्वारा आवेदन करने पर लोक सूचना अधिकारी आवेदन की तिथि से 30 दिन के अंदर सूचना देगा। यह ड्यूरेशन फिक्स है, 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। पर यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जाता है तो अतिरिक्त 5 दिन लग जाता है। अब देखो, आप ये कहा जाता है, परंतु क्या कहा गया? जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना को 48 घंटे के अंदर देना होगा। इसे ध्यान से समझो इस बात को। आरटीआई एक्ट 2005 कहता क्या है कि यदि एक आवेदक ने आवेदन की है तो 30 दिन के अंदर सूचना दे दो आप। दूसरी चीज, जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना को 48 घंटे के अंदर देना होगा। 48 आवर्स के अंदर दे दो आप। पर यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जाती है तो 5 अतिरिक्त दिन लगेगा। वो मान लिया जाए यह सूचना नहीं देता है तो आवेदक पुनः अपील करेगा। अपीली प्राधिकरण के पास या सूचना आयुक्त के पास अपील करेगा। वो चाहे वह केंद्रीय सूचना आयुक्त हो चाहे राज्य सूचना आयुक्त हो, हमेशा आयुक्त क्या करेगा?
30 दिन के अंदर सूचना देगा वो। पर यदि वह भी देने से मना कर देता है तो अपील सीधे हाई कोर्ट में होगी। ये कानून कहता है, विशेषकर आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार ये बातें की गई हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा, जब आरटीआई की बात की गई थी तो इसे लाया गया तो जश्न मनाया गया कि इंडिया में करप्शन तो समाप्त हो जाएगा। पर आरटीआई के आने के बाद भी करप्शन समाप्त नहीं हो पाया, बल्कि यह कहा जाए करप्शन कंटिन्यूअस बढ़ता चला गया। प्रश्न ये उठा, आखिर करप्शन समाप्त क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है जिससे करप्शन समाप्त नहीं हो पाया? जैसे मैंने क्या कहा आपसे, जब आरटीआई लाने की बात की गई थी, जब आरटीआई को लाया गया तो शोर इस तरह मचाया गया कि आरटीआई के आने से करप्शन समाप्त हो जाएगा, प्रशासन में जवाबदेहिता बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।